दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं एक्चुअली में वो अमेज़न सेलर्स के लिए, चाहे वो नए सेलर्स हैं या ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, उनके लिए गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सारे सक्सेसफुल सेलर जो कर रहे हैं ऑलरेडी काम, वो इस पे जो है वो वर्क कर चुके हैं और इसको जो है वो इम्प्लीमेंट में ला चुके हैं। जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है प्राइवेट लेबलिंग का, ये वाइट लेबलिंग का। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम समझने वाले हैं कि प्राइवेट लेबलिंग और वाइट लेबलिंग जो है वो बेसिकली क्या होती है, कैसे काम करती है और नए सेलर्स के लिए या ऑलरेडी जो सेल कर रहे हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है किसी भी मार्केट प्लेस पे, स्पेशली अमेज़न पे सेल करने के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझते हैं कि प्राइवेट लेबलिंग या फिर वाइट लेबलिंग जो है वो क्या होती है। देखिए, दोनों लगभग सेम सी चीज़ें हैं, मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें जो है वो फंडामेंटली डिफरेंस है। वो फंडामेंटली डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्राइवेट लेबल जो होता है, प्राइवेट लेबल में बेसिकली क्या होता है कि सेलर्स जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करवाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, किसी भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से वो अपने हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर जो है वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, उस पर अपनी जो है वो लेबलिंग लगवाते हैं और उसके बाद में जो है वो उसको सेल करते हैं, मतलब अपनी ब्रांडिंग के साथ में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वो खुद नहीं करते, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ इतनी सी होती है कि सेलर्स जो है वो अपने हिसाब से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और जो मैन्युफैक्चरर भी रहते हैं वो सेलर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट बना के देते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो पर्टिकुलरली उसी सेलर के लिए उसके हिसाब से जो है वो काम करते हैं। इसको बेसिकली बोलते हैं प्राइवेट लेबलिंग। वहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो इससे मिलता जुलता ही है, वो आता है वाइट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जेनरिक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर सेलर के लिए नहीं बनाते, वो बहुत सारे रिटेलर्स के लिए कह सकते हैं या बहुत सारे सेलर्स के लिए जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे सेलर्स क्या करते हैं कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को अपनी लेबलिंग करके फिर उसको जो है वो अपने ब्रांड नेम से सेल करते हैं। तो बेसिकली कोई भी जेनरिक प्रोडक्ट जिसका कोई भी ब्रांड नहीं है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से जो वो प्रोडक्ट लेके उसके बाद में उस पर अपनी ब्रांडिंग करके उसको जो है वो आगे सेल करता है, तो उसको जो है वाइट लेबलिंग कहते हैं। तो प्राइवेट लेबलिंग में बेसिकली सेलर्स खुद मैन्युफैक्चरर से जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं अपने लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसको जो है वो आगे रीसेल करते हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ में, वो वाइट लेबलिंग होता है। प्राइवेट लेबलिंग में बेसिकली क्या होता है कि जेनरिक प्रोडक्ट पे वो अपनी लेबलिंग करके अपनी ब्रांड नेम लगा के जो है वो आगे सेल करते हैं, उसको बेसिकली वाइट लेबलिंग बोलते हैं। प्राइवेट लेबलिंग और वाइट लेबलिंग को इन शॉर्ट अपने समझे तो सेलर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो अपने ब्रांड नेम से, मतलब अपनी ब्रांडिंग के साथ में जो है वो सेल करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है सेलर्स को, जब स्पेशली वो ऑनलाइन सेल करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस पे, यहाँ पे हम अमेज़न के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बाकी मार्केट प्लेसेस भी जो है वो ऐसा होता है। तो इसका बेसिकली बेनिफिट सेलर्स को क्या होता है जो वो अपनी ब्रांड के साथ में प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला बेनिफिट आता है ना वो आता है ब्रांडिंग कंट्रोल। ब्रांडिंग कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी दूसरी ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रांडिंग कंट्रोल बेसिकली अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। ब्रांडिंग कंट्रोल रहता है जो भी ब्रांड ओनर है या फिर जिन्होंने भी वो प्रोडक्ट बनाया है अपनी ब्रांड नेम से, उनके हाथ में प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कंट्रोल उनके हाथ में रहती है। और ज़्यादातर केसेस में प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स और बाकी सारी चीज़ें भी वही कंपनी जो है वो हैंडल करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर्स उनको बेचते हैं उनके हाथ में कंट्रोल्स थोड़े से कम हो जाते हैं। ब्रांड ओनर भी दूसरी कंपनी या दूसरे पर्सन्स रहते हैं, तो उनसे भी अप्रूवल उनको लेना पड़ता है। उसके बाद में कुछ एक यहाँ पे लिमिटेशंस रहती है अगर हम किसी दूसरी ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करते हैं तो। वही अगर प्राइवेट लेबलिंग या वाइट लेबलिंग करते हैं, मतलब अपनी ब्रांड से प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो एक तो ब्रांडिंग कंट्रोल सेलर्स के हाथ में रहता है, दूसरा क्रिएटिव कंट्रोल भी आ जाता है। क्रिएटिव कंट्रोल का मतलब जब सेलर्स प्रोडक्ट की कैटलॉग तैयार करते हैं अमेज़न के डिटेल पेज पे, उसकी लिस्टिंग करते हैं, उसमें A+ कंटेंट वगैरह बनाते हैं या कुछ भी उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो वो पूरा कंट्रोल एक्चुअली में सेलर के हाथ में रहता है। तो सेलर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने मार्केट को समझ के, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझ के, अपने प्रोडक्ट को समझ के जो है वो उसके हिसाब से उसको जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रांडिंग कंट्रोल और क्रिएटिव कंट्रोल जो है वो यहाँ पे सेलर्स के पास में होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट सेलर्स को ये मिलता है। उसके बाद में दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये मिलता है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसमें सेलर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, ब्रांड सेलर का है, ब्रांड ओनर अगर सेलर खुद है तो वो वहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, जब किसी दूसरी ब्रांड के प्रोडक्ट हम सेल करते हैं तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि वो ब्रांड के प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो हम अकेले सेल करने वाले हैं, वहाँ पे और भी सेलर्स जनरली रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ब्रांड हमारा खुद का है तो हम सेल करने वाले भी हम खुद ही होंगे, ब्रांड ओनर हम खुद है, तो हम चाहते हैं तो हम खुद ही वहाँ पे जो है वो रह सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि हम कस्टमर से प्राइस चार्ज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हम, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, अगर हमारे प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी है, अगर हम बाकी डिफरेंस से या बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनसे अलग कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम प्राइस भी जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। इतनी हमको फ्रीडम मिलती है तो हम उसका प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे शर्त है कि हमारी जो ब्रांडिंग है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए
और इन सब पे अगर हमारा कंट्रोल है तो हम कम्पिटिटिव मार्केट से जो है वो थोड़ा सा अलग रह सकते हैं, अपने आप को जो है वो अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अलग रिप्रेजेंट करके हम प्रॉफिट भी जो है वो अपने हिसाब से वहाँ पे रख सकते हैं। तो प्रॉफिट का भी यहाँ पे बेनिफिट होता है सेलर्स को प्राइवेट लेबल ब्रांड्स में। उसके बाद में जो नेक्स्ट बेनिफिट आता है ना वो आता है लॉन्ग टर्म का। देखिए जब हमारी डिपेंडेंसी होती है ना किसी के ऊपर सेल करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, उनके प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ ऑनलाइन। अब वही कंपनी क्या करती है कि वो किसी दूसरे सेलर्स को भी दे रही है सेल करने के लिए, ठीक है, वो कंपनी किसी तीसरे सेलर को भी दे रही है सेल करने के लिए। तो यहाँ पे कंपटीशन तो बढ़ी है, साथ में हम क्या लॉन्ग टाइम के लिए प्ले नहीं कर पाते। कई बार अगर मान लीजिए कि कंपनी ने हमें प्रोडक्ट देने बंद कर दिए सेल करने के लिए, या फिर कुछ भी इशू रहता है, जैसे मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पर हम उसको जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर हमारा खुद का ब्रांड है तो हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, हम एक्चुअली में लंबा विज़न जो है वो उसके ऊपर लेके चल सकते हैं, लंबे स्केल पे जो है वो उसको लेके जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म जो है वो हम अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट होता है अगर हम प्राइवेट लेबलिंग या वाइट लेबलिंग करते हैं तो उसमें। उसके बाद में एक बेनिफिट कस्टमर लॉयल्टी का भी आता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ब्रांड है, कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया और उनको प्रोडक्ट पसंद आया, तो कस्टमर लॉयल्टी बनते हुए वो हमारे रिपीट कस्टमर बनते हैं। रिपीट कस्टमर बनते हैं, अगर उनको पसंद आया तो माउथ पब्लिसिटी भी होती है और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कस्टमर जो है वो हमें रिटर्न आते हैं। तो जब कस्टमर रिपीट आते हैं तो वो बेसिकली एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, अगर कस्टमर उनके रिपीट आ रहे हैं तो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो एक बार ही लगती है, लेकिन बार बार जब कस्टमर उनके पास में आते हैं तो वो उनको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन या फिर अच्छा रिटर्न्स जो है वो उनको देके जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हमारा खुद का ब्रांड है और अपने ब्रांड की वैल्यू हम बना रहे हैं और कस्टमर हमें हमारे ब्रांड के नेम से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट हमें मिलेगा कि भाई कस्टमर लॉयल्टी भी जो है वो यहाँ पे बनेगी कहीं ना कहीं पे। उसके बाद में एक बेनिफिट यहाँ पे ये होता है कि इनिशियली लेवल पे लो इन्वेस्टमेंट के साथ में काम हो जाता है। लो इन्वेस्टमेंट के साथ में काम ये हो जाता है कि ब्रांड हम बना रहे हैं, ब्रांड हमारा है, लेकिन बेसिकली हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करें, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। हम सिंपली क्या करें, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर जेनरिक प्रोडक्ट जो है वो ले रहे हैं किसी भी मैन्युफैक्चरर से और उनको अपनी ब्रांडिंग के साथ आगे जो है वो सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, और वो पार्ट जो है वो हमें देखने की जरूरत नहीं। तो ये एक बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट लाइन जो है वो बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट लाइन इसलिए बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, एक टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैंने एक टाइप के जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, पूरा सिस्टम लगाया है, उस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो बना रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को प्रोडक्ट लाइन थोड़ी सी चेंज करनी है, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट अगर वहाँ पे सेल करना है, तो मैं दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो उसके लिए लगाने से रहा, या फिर अगर मैं लगाने भी जाऊँगा तो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम ईजिली अपनी प्रोडक्ट लाइन को जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं शर्ट किसी एक मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूँ, टी शर्ट्स जो है वो किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूँ, जींस जो है वो किसी तीसरे मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से जो है वो प्रोडक्ट ले रहा हूँ और अपनी लेबलिंग के साथ में, अपने ब्रांड नेम के साथ में जो है वो उनको आगे सेल कर रहा हूँ। तो मैं प्रोडक्ट लाइन जो है वो मेरी बढ़ा सकता हूँ अपने ही ब्रांड नेम के साथ में। तो ये बेसिकली मेन बेनिफिट होता है अगर हम प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल जो है वो करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं प्राइवेट लेबलिंग या फिर वाइट लेबलिंग के। तो अगर कोई नए सेलर जो है वो ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो लुकआउट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद में वो देख सकते हैं कि उनको इसके साथ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मोस्टली सेलर्स जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, प्राइवेट लेबलिंग भी करते हैं, वाइट लेबलिंग भी करते हैं, और ओवरऑल जो है वो अच्छे तरीके से उन्होंने जो वो सेटअप करके रखा हुआ है। तो ये बेसिकली कुछ बेनिफिट्स होते हैं अगर सेलर प्राइवेट लेबलिंग करते हैं या वाइट लेबलिंग करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, तो उनको ये जो है वो बेनिफिट मिलता है। तो एज ए न्यू सेलर हम इन बेनिफिट्स को कंसिडर करके हम आगे का प्लान जो है वो बना सकते हैं कि भाई हमें इसके साथ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर हम इसके साथ में जाते हैं तो हम कैसे अपने ब्रांड को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपने ब्रांड का जो है वो ट्रस्ट बना सकते हैं, कैसे अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारी ब्रांडिंग जो है वो कैसे होगी मार्केट प्लेसेस पे। और जब हम अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं तो और भी बेनिफिट जो है वो मिलते हैं हमें मार्केट प्लेस पे। जैसे अमेज़न पे हम जो ब्रांड स्टोर बना सकते हैं, ब्रांड को पूरा का पूरा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का या शोकेस करने का ऑप्शन जो है वो हमें मार्केट प्लेस पे मिलता है। तो इसके भी बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं पे सेलर्स को होते हैं प्रोडक्ट सेलिंग में और बाकी सबसे जो है वो अलग स्टैंड करने में। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।